लोकसभा के साथ-साथ 4 विधानसभाओं का भी चुनाव हो रहा है। और 4 विधानसभाओं में स्थिति ये है कि पूर्वोत्तर भारत में मोदी की जाने की औकात हैसियत नहीं बन पा रही है। 6 5-7 महीने से मणिपुर जल रहा है, वहाँ ये आज तक नहीं गए, चुनाव प्रचार करने भी नहीं गए। मिज़ोरम में भी नहीं गए, जबकि वहाँ इनकी सरकार है। ये मिज़ोरम में भी वहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं गए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो वहाँ नहीं गए, इसका मतलब ये होता है कि आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि इनकी वहाँ स्थिति क्या है। लेकिन वहाँ विधानसभा चुनावों में भी चुनाव से पहले ही 10 सीटों पर वहाँ भी यही स्थिति हुई है कि निर्विरोध उनके लोग वो निर्वाचित हो गए। तो जाहिर सी बात है कि इनको जहाँ-जहाँ डर है, खतरा है, वहाँ नैरेशन बनाना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ तो कोई लड़ ही नहीं सकता है। हमारे खिलाफ तो ये किसी का उम्मीदवार ही इनको नहीं मिल रहा है और ये सब लोग हिम्मत हार गए। वही स्थिति परिस्थिति ये पूरे देश के पैमाने पर बनाने वाले हैं और उसका परिणाम हमने देखा खजुराहो में, हमने देखा सूरत में, हमने देखा और ये महाराष्ट्र में भी 2 सीटों पर ऐसे हो रहा है। तो अब हम चलते हैं ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव भी है अरविंद श्रीवास्तव जी। अरविंद श्रीवास्तव जी, आपकी टिप्पणी इस संदर्भ में। आप म्यूट हैं। हाँ, धन्यवाद तिवारी जी। देखिए, अब लोकतंत्र रहा कि नहीं रहा, संविधान रहा कि नहीं रहा, और क्या है ये एक तरीके का अब ये अरण्य रोदन जिसको कहते हैं ना, ये अरण्य रोदन बन चुका है। अब हमको लगता है कि हमको ये बातें अब करने का कोई वो नहीं है, बहुत आगे बात निकल चुकी है। बात यहाँ से शुरू करना चाहिए कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, संविधान लगभग मृतप्राय है, संवैधानिक संस्थाएं गुलाम बनी हुई हैं। इनको कैसे ये इनकी सॉवरेनिटी और इनका प्रभुत्व कैसे रेस्टोर होगा, डेमोक्रेसी कैसे रेस्टोर होगी, इस पे बात करने की जरूरत है। असल में आप देखिए, जो क्रोनोलॉजी देखिए, आप खजुराहो में नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ, सूरत में नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं हुआ, विड्रावल कांग्रेस कैंडिडेट ने जानबूझ के गलत पर्चे भरा या भरवाया गया, जो भी हुआ। लेकिन अगला कदम, और उसका अगला कदम इंदौर में क्या हुआ कि बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री और उसका जो एक विश्वस्त, जो वहां का सबसे बड़ा माफिया है रमेश मेंदोला, ये वहां गए, उसको पकड़ के एक तरीके से लेके गए और रमेश मेंदोला अंदर गया, नॉमिनेशन विड्रा कराया और फिर दोनों कार में कैलाश विजयवर्गीय और मेंदोला, और ये मतलब एक तरीके से पूरी तरह से किडनैपिंग करके या डरा धमका के पहले से उन्होंने उसको अपने कब्जे में लेके चुनाव मतलब नॉमिनेशन विड्रा किया। ये जो दुस्साहस है, ये दुस्साहस कदम दर कदम बढ़ता जा रहा है और ये एक तरीके से टेस्ट हो रहा है कि किस हद तक, कहां तक जाके हम चुनाव पे कब्जा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा इसका कदम, कोई नहीं जानता, क्योंकि चुनाव आयोग को तो देख ही रहे हैं कि वो नोटिस जारी कर रहा है, तो खरगे को और नड्डा को जारी कर रहा है। नोटिस जारी करना चाहिए था मोदी के खिलाफ, जारी कर रहा है खरगे और उसको राहुल गांधी को, और उसको एक समान उनकी तुलना कर रहा है। तो इसलिए ये बहुत, और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि ये भी बात पूरी तरह से नहीं है कि एक पार्टी शासन स्थापित होने की बात है। ये एक व्यक्ति, जो आप पुतिन मॉडल अगर कहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति की सत्ता स्थापित हो गई और होने की बात है, पार्टी की नहीं। आज कल के इंडियन एक्सप्रेस में बहुत इंटरेस्टिंग लेख है संजय बारू का। संजय बारू ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखा था, ये मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। उन्होंने बहुत एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता इंक्लूडिंग अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, कारपोरेट घराना और इनकी सहयोगी पार्टी और आरएसएस को भी उन्होंने शामिल किया है कि कोई नहीं चाहता कि भाजपा को या एनडीए को 400 सीट मिले या भाजपा को 370 सीट मिले, क्योंकि अब उनको ये लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी का स्वरूप एक भस्मासुर का स्वरूप होता जा रहा है।
उन्होंने उदाहरण दिया रविशंकर प्रसाद का, जावड़ेकर का और सुषमा स्वराज का, उनकी दुर्गति की। तो ये कब इनकी भी दुर्गति करेंगे मोदी जी, ये डर इनके मन में भी बैठा है। और कारपोरेट हाउसेस ने भी मन में, उनका कहना है कि एक कमजोर सरकार जो है वो ज्यादा अच्छे काम करती है बजाय एक इस तरह की जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वाली सरकार, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ है जिसकी जो मर्जी, जैसा पुनियानी जी ने कहा, नोटबंदी के बारे में कहा, उसके बारे में कहा, लॉकडाउन के बारे में, कि अकेले फैसला लिया। तो पूरी कैबिनेट तक इररेलीवेंट हो गई है आज की तारीख में। पूरी ये जो संसदीय प्रणाली है वो इररेलीवेंट हो गई, संसद छोड़िए कैबिनेट भी इररेलीवेंट हो गई। तो सबके मन में ये भय है कि अगर ये नरेंद्र मोदी को इस तरह का विशाल बहुमत मिला तो ये एक बहुत ही उन लोगों के फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए भी बहुत जबरदस्त, मतलब एक डर और आशंका उनके मन में है। तो इसलिए आज की जो स्थिति है ये पर्सनलाइज्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं। एक तानाशाह के नाम पे, एक नाम भर के लिए संसद है, नाम भर के लिए कैबिनेट है, बट वर्चुअली इट इज ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी उस तरह का प्रेसिडेंट नहीं है जो फ्रांस में है या उसमें है। प्रेसिडेंट भी उस तरह का जो पुतिन के समान है, जो बिल्कुल एक तानाशाह है, जो एक डिक्टेटर है, जो विपक्षियों को मरवा भी सकता है और विपक्षियों को जेल में भी। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने मेरा एक अभी रिकॉर्ड हुआ था लाउड इंडिया में और ग्वालियर भी मैं गया था, कि जो न्याय संहिता जो 1 जुलाई से लागू होगी, उस न्याय संहिता के लागू होने के बाद हम और आप किस दिन वार अगेंस्ट द स्टेट के जो ऑफेंसेस जो उसमें डिफाइन किए गए हैं, कब हम उनके दायरे में आ जाएंगे कोई नहीं जानता। तो बोलना भी मुश्किल हो जाएगा, जो आज हम बोल पा रहे हैं 1 जुलाई के बाद बोलना भी मुश्किल हो जाएगा। जिन शब्दों का या जिस भाषा का हम उच्चारण कर रहे हैं वो भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब आज क्या है, रशिया में है कुछ पार्टियां हैं, लेकिन वही पार्टियां अलाउड है जो पुतिन को एक तरीके से सिर्फ एक सिंबॉलिक अपोजिशन है वहां पे, इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट पार्टी। सिंबॉलिक अपोजिशन है कि आप पुतिन के ऊपर हमला मत करो, पुतिन के उसको चैलेंज मत करो अथॉरिटी को, और आप अपना पार्लियामेंट में, लोकल असेंबली में चुनाव लड़ते रहो, बनते रहो, करते रहो, ठीक है, लेकिन उसको उसकी अथॉरिटी को चैलेंज। ये स्थिति आज भारत में हो रही है या होने वाली है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो सूरत का है ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। और जिस तरह की भाषा और जिस तरह का उनका वाकबलरी जिस तरह की है, ये बहुत ही एक इंडिकेशन है कि एक प्राइम मिनिस्टर कैन गो टू एनी एक्सटेंट, किसी भी तरह से वो कम्युनल वो फैला सकता है, दंगे करवा सकता है और विरोधियों को किसी भी तरह से उनका दमन कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि भारत में आज की स्थिति पुतिन के रशिया से कोई बेहतर नहीं है, कोई बेहतर नहीं है। मीडिया पूरी तरह से चुप है, सन्नाटा छाया हुआ है मीडिया में। आप बताइए, इतना बड़ा कर्नाटक का जो कांड है, सोशल मीडिया अगर उसको ना करे तो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है क्या, एक शब्द है क्या? आशीर्वाद दे रहे थे मोदी जी उसको देवगौड़ा जी के साथ बैठ के, हिम्मत है क्या मेन स्ट्रीम मीडिया की? नहीं है। भाजपा के लोगों की हिम्मत है क्या जी सवाल पूछें कि आप किनका सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं है। विपक्ष अपना थोड़ा बहुत जितना है उतना बोल रहा है, सवाल उठा रहा है। मगर एक बात मैं और कहना चाहता हूं आखिरी में अपनी बात समाप्त करते हुए, कि देखिए इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जिस तरह से दमन चक्र चल रहा है, जिस तरह से ताना से, विपक्ष को भी अपना आत्मावलोकन करने की जरूरत है। कांग्रेस का संकट सबसे ज्यादा विचारधारा विहीनता का संकट है, अवसरवाद का संकट है। ना कम्युनलिज्म के ऊपर, ना इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, ना सोशल, और जिस तरह के अपराध भाजपा में बहुत से लोग करते हैं वो कांग्रेस या दूसरे उसमें कर रहे हैं। तो अब आपको अगर इसका मुकाबला करना है तो नैतिक रूप से हमको, यानी विपक्ष को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हम कैंडिडेट सेलेक्ट करें उनका इतिहास देखें और वर्तमान देखें
कि वो किसी तरह के किसी आपराधिक मामलों में या जमीन हड़पने या माफिया, रेत माफिया, जमीन माफिया, जंगल माफिया, इस तरह का या किसी तरह का ऐसा कोई उनका बैकग्राउंड ना हो जिसके आधार पे इस तरह से ब्लैकमेल करके उसको, क्या वो अक्षय बम को, क्या है पेपर में हेडलाइन है आज भास्कर में कि 4 दिन पहले 307 बढ़ाई धारा और चौथे दिन उसने जो है विड्रा कर लिया फॉर्म। ये स्थिति अगर आज हम कैंडिडेट्स को, हाँ हेडलाइन है भास्कर की, 5 दिन में उसने चौथे 307 की धारा बढ़ी और 5वें दिन उसने विड्रा कर लिया, हेडलाइन है भास्कर आज की। तो ये स्थिति अगर हम नैतिक बल हमारा कमजोर होगा, हमारे उम्मीदवारों का, हमारे नेताओं का, तो ये मान के चलिए कि कोई कसर नरेंद्र मोदी छोड़ेगा नहीं। ये विपक्ष के लिए भी एक सबक है कि हमको कैसे लोगों को सेलेक्ट करना है और कैसे हमको किन लोगों को प्रोजेक्ट करना है। इतने